Every student, dear students, I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, टेंस चल रहा है और टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग और ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव हाईलाइटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सारी चीज़ों को मैं कायदे से बता दिया हूँ और वादा किया था मैंने, अगर सारे बच्चे जितनी भी चीज़ प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड मैं अभी तक बताया हूँ, अगर इन चीज़ों पर तुम बिल्कुल बेस्ट पकड़ बना लेते हो, यानी इफ़ यू हैव डेवलप्ड गुड कमांड ओवर दोज आइटम्स व्हाट एवर अप टू नाउ आई हैव टाउट, तो दुनिया में किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं होगी या किसी भी किताब को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी टीचर के पास जाना होगा। और जैसा कि हमने शुरू में वादा किया था और एक शेर के साथ किया था कि मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे, मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे, नज़ारों की हकीकत हो तो लैला भी छोड़ दे। तो डियर स्टूडेंट, किसी चीज़ को पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अप्लाई योर ऑल द एनर्जी टू गेट एनीथिंग, एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन यू विल हैव टू डू समथिंग बेटर इन अ डिफरेंट वे, देन यू कैन डू समथिंग बेटर और यू कैन अचीव समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। तो जैसा कि बच्चे हम लोग जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड मैं सारी चीज़ों को बता दिया हूँ और पिछले वाले वीडियो में यानी 21वां वीडियो में मैं बताया था कि कितना प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन। तो अब सारे बच्चे समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बच्चों के पास तुम शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो करते रहना, क्योंकि तुम्हारी सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये सेड बाय विवेकानंद, दैट इज व्हाई यू मस्ट फॉलो दिस वेरी आइटम और कोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आज हम लोग पॉइंट पर आते हैं, बहुत सारी बात करनी है। आप लोग पहले जितनी भी चीज़ें आपका माइंड में है, जब से पढ़े हो, जब से पैदा हुए हो, टेंस पढ़े हो, तो वो सारी चीज़ों को, कचरों को तुम डिलीट आउट कर दो। मैं जो दे रहा हूँ ये हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेना और कायदे से बात को समझने की कोशिश करना। अगर समझ जाते हो तो तुम बूढ़े हो जाओगे, दाढ़ी पक के झड़ जाएगा, लेकिन इस चीज़ से तुम इसको फॉरगेट नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। तो बच्चे आज हम लोगों का क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में चार जो है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लोगों ने डिटेल से कर लिया है। आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात करते हैं। तो यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट याद रखना बच्चे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी टेंस भी चल रहा है हम लोगों का, टेंस में आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी इसी प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है और यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नाम दिया है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्यों नाम दिया है तो मैं इसको बताऊंगा। जैसे बच्चे देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। तो ये प्रेजेंट में काम जारी है। तो याद रखना बच्चे, जो काम जारी है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पूरा पढ़ा तो नहीं दिया हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ मतलब काम अभी पूर्ण नहीं है, यानी परफेक्ट नहीं है बल्कि इम्परफेक्ट है, अभी काम जारी है, इसीलिए इस टेंस का नाम इम्परफेक्ट रखा। आप कोई बोलेगा कि कंटिन्यूअस क्यों रखा जी, प्रेजेंट में कोई काम जारी है, कंटिन्यू कर रहा है, तो इसीलिए किसी किसी ग्रामरियन ने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा दिया और किसी किसी ग्रामरियन ने इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहा। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है जी, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना और प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला, जो ये आगे अग्रगामी यानी चल रहा है अभी। तो जो चल रहा है, जैसे कभी देखे होगे रोड वगैरह बन रहा है तो आगे में लगा देता है कोई चीज टीन का बना करके और उसमें कह देता है द वर्क इज इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी जारी है। तो वही प्रोग्रेस से प्रोग्रेसिव बना है। तो याद रखना बच्चे, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। यानी अगर आपको कोई भी पूछ दे कि प्रेजेंट व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस या व्हाट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो समझना कि एक ही बात है। तो अब हम लोग आते हैं बच्चे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते किसको है। तो इसका छोटा सा डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखना। अच्छा, उससे पहले एक बात याद रखो बच्चे कि अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, हमने शुरू क्लास में टेंस का बताया था कि टेंस पढ़ना बिल्कुल फालतू हो जाएगा एट द टाइम ऑफ लर्निंग टेंस इफ यू डोंट अप्लाई योर सेंस, दैट वुड बी नॉन सेंस। टेंस पढ़ते समय आप अपना सेंस नहीं लगाते हो तो वो नॉन सेंस यानी फालतू चीज बन जाएगा। यानी हमने कहा था कि पूरे टेंस पढ़ते समय ये हमेशा दिमाग में रखना है कि बच्चे टेंस आखिर है क्या। तो हमने बताया था कि क्रिया यानी वर्ब जो है, वर्ब के मुख्तलिफ शक्ल को टेंस कहते हैं, यानी क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग रूप, क्रिया अपनी अलग अलग रूप को बदलते रहती है, बदलते रहती है, बदलते रहती है, तो ये अलग अलग टेंस होते जाता है, ठीक है। यानी क्रिया ज्यों ज्यों अपनी शक्ल को बदलेगी त्यों त्यों वो अलग अलग शक्ल होते जाएगी, अलग अलग टेंस होते जाएगा। तो इस लिहाज से बच्चे, तो इसमें क्रिया की कैसी शक्ल होगी, तो याद रखना कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी क्रिया की वो शक्ल, दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वो शक्ल, विश्व जो बताता है दैट की क्या, कि सम यहाँ पर एक चीज छूट गया बच्चे, इसको जोड़ लेना,
कि सम एक्शन, ACTION, सम एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट, जो दिखाता है कि सम एक्शन, एक्शन मतलब काम, इज गोइंग ऑन, जारी है, कोई काम जारी है। जैसे अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाने का काम जारी है, तुम लोग सुन रहे हो तो सुनने का काम जारी है, तुम लोग सीख रहे हो तो सीखने का काम अभी जारी है। तो इसीलिए कि क्रिया का वो शक्ल जो बताता है कि सम एक्शन इज गोइंग ऑन, कोई काम प्रेजेंट में जारी है, और जारी वाला एक्शन को यानी एट प्रेजेंट, वो भी कब जी, प्रेजेंट में, यानी कोई काम जारी है, प्रेजेंट समय में कोई काम जारी है। एक बच्चा है कि वो खाना खा रहा है अभी, तो मतलब अभी उसको खाया हुआ नहीं हुआ है, देख रहे हो कि प्लेट में चावल है वो खा रहा है, मतलब वो खाने का प्रोसेस उसका जारी है। और जो प्रेजेंट में जो काम जारी रहता है तो इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। और इसीलिए कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का वह शक्ल विच सोच, जो बताता है, दिखाता है, दैट क्या, कि सम एक्शन इज गोइंग ऑन, कोई काम जारी है, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो ये डेफिनेशन को बच्चे बता देना। ये बेस्ट डेफिनेशन है, थॉमसन मार्टिनेट ने ये बताया है डेफिनेशन कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच सोच दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये तो हो गया बच्चे अंग्रेजी में डेफिनेशन। अब हिंदुस्तानी बच्चा होने के नाते या हिंदुस्तानी स्टूडेंट होने के नाते हम कैसे समझेंगे, तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब जो उसको पहचानते हैं, इसका पहचान क्या है, तो इस टेंस का पहचान, यानी इस टेंस का पहचान बच्चे की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं बताया था कि जिस क्रिया के आखिर में ता है, ते है, ती है, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसी तरीके से इसका क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, तो याद रखना बच्चे, कोई एक करता होगा, ये जरूरी नहीं कि करता शुरू में होगा, कहीं पर भी हो सकता है, बीच में, लास्ट में, कहीं पर भी। तो हमने मान लिया कि एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बताए थे कि सेंटेंस होने के लिए मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओनली देन देयर शुड बी और देयर वुड बी अ सेंटेंस, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। दो चीज का होना लाजमी है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद बीच में बहुत सारी बातें हो सकती है, जो तुम कहना चाह रहे हो, बीच में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन बच्चे याद रखना कि इसके आखिर में, आखिर कहने का मतलब हुआ कि अभी क्या बताया कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का वह शक्ल जो बताता है कि कोई काम जारी है। तो यहां पर समझना गौर से बच्चे कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वैसी शक्ल या वह शक्ल, तो कैसी शक्ल, तो ऐसी शक्ल, ठीक है, इस बात को याद रखना। दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वह शक्ल, तो वह शक्ल या वैसी शक्ल, तो कैसी शक्ल, तो ऐसी शक्ल। या मान लो कोई क्रिया है, लो पीना, तो पीना अपनी शक्ल को बदलेगी, यहाँ पर पीता हूं नहीं, वो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर एक लफ्ज है पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब है, अब पढ़ना अपनी शक्ल को किस तरह से बदलेगी, तो वो ऐसे बदलेगी, कैसे, तो पढ़ना से हो जाएगा पढ़ रहा हूं, ठीक है, पढ़ रही है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा है। तो उसी तरह से मान लो कि यहाँ पर रहेगा बोलना, तो अब वो बोलना से बन जाएगा क्या, बोल रहा है, या बोल रहे हैं, या बोल रही है। तो पता ये चला, हिंदी का कोई भी वाक्य रहेगा बच्चे, कोई भी वाक्य अगर वो एंड करेगा, यानी उसका क्रिया एंड करेगी, रहा है, रहे हैं, रही है, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा सारे बच्चे को। कोई भी वाक्य दुनिया में, हिंदी और उर्दू में जब बात करेंगे हम, जिसका आखिर में रहा है, रहे रहेगा, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग अंग्रेजी सीख रहे हो, मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण दे रहा हूँ, कुछ लोग बाहर में हल्ला कर रहे हैं, बच्चे क्लास में हल्ला मचा रहे हैं, मेरी मम्मी मुझे आवाज दे रही है, तुम्हारे पापा तुमको डांट रहे हैं, तो देखो सब में रहा है, रहे हैं, रही। ज्यों ही बच्चा ये समझ जाओ कि ये आया तुम्हारा दिमाग में, और रहा है, रहे हैं, रही है, समझ जाना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो पता ये चला कि ज्यों ही समझ जाना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। अब ज्यों ही तुमको पता चला कि अरे ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, खट से फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें फार्मूला क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था जी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था, लेकिन याद रखना बच्चे इसी टेंस में इज आर एम का प्रयोग होगा। तो यानी उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और उसके बाद वर्ब फोर। बस मेन फार्मूला जो है इस टेंस का बच्चे यहीं तक है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और V4, यानी इस टेंस में सब्जेक्ट होगा, उसमें उसके बाद इज आर एम में से कोई एक होगा, उसके बाद वर्ब फोर होगा। मान लिया जाए कि इस वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस यहीं तक दे देंगे, लेकिन मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट भी हो तो तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे इज आर एम V4, यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठाएंगे और बाद में फुल स्टॉप देकर के सेंटेंस को खत्म कर देंगे, यानी इसमें भी फुल स्टॉप होगा, यहाँ पर भी फुल स्टॉप। उसी तरीके से बच्चे अगर हो सकता है कुछ वाक्य ऐसा है कि ऑब्जेक्ट वाक्य में है लेकिन उससे पहले मॉडिफाइड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट इज आर एम V4, ये तो रहेगा सब में, यही इसका बेस फॉर्म है, सब्जेक्ट इज
आर एम, उसके बाद V4, और उसके बाद मान लो कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो बच्चे पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप देकर के सेंटेंस को खत्म करेंगे। यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया हूँ, इससे क्लियर होगा, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला को बता दे रहा हूँ। अब देखो ये तो हो गया तीसरा नंबर पे। अब चौथा नंबर पे देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट इज आर एम, उसके बाद V4, ये तो सब में है, देखो सब में कॉमन है, यहाँ तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा जी, वाक्य में ऑब्जेक्ट है और फिर उसी वाक्य में मॉडिफाइड भी है और फिर उसी वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है, तो एक ऑब्जेक्ट वो पहले आ जाएगा, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जैसे यहाँ पर है, और उसके बाद तब बचा एक ऑब्जेक्ट और मॉडिफाइड, तो पहले मॉडिफाइड होगा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और हो सकता है कि उसी वाक्य में रेस्ट है तो रेस्ट दे देंगे आखिर में, और लास्ट में फुल स्टॉप देकर के। जनरली हम लोग रेस्ट बहुत स्थिति में, जब एडवर्बियल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कुछ ऐसा रेस्ट होता है जो मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, कुछ शुरू में हो जाता है, कुछ लास्ट में, लेकिन मैं एक यूं मान के चल रहा हूँ कभी कि कुछ ऐसा रेस्ट हम दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमेशा आखिर में होगा, तो इस एतबार से सब्जेक्ट होगा, इज आर एम होगा, V4 होगा, अगर ऑब्जेक्ट एक है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है उस आधार पर मैं वाक्य दिया हूँ, इसको बना रहा हूँ, और तुम लोग ध्यान से सुनना। अगर इसको तुम समझ जाते हो, इतनी ही बातों को समझ जाते हो, जितनी भी ट्रांसलेशन की किताबें मार्केट में है, तुम किसी भी एक किताब को उठाओ और बनाना चालू करो, पूरे चैप्टर 5-6 पेज में जितना भी 500-600 वाक्य होंगे वो सारे, वो ईच एंड एवरी सेंटेंस यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वेरी इजीली इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी आइटम्स वेल। नथिंग हैव बीन लेफ्ट, nothing have been left or nothing is going to be left by me here through this very lecture. That is why each and every point, first point is that first of all you will have to know the name की present continuous tense, then after definition, then after identification, identification रही है, और देन आफ्टर स्ट्रक्चर। और एक बात है बच्चे इस पर याद रखना कि इस टेंस में इजारम का प्रयोग जो होता है, तो यहाँ पर देखो एनबी, और जहाँ पर भी एनबी लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस टेंस में आगे वाला टेंस में किसके साथ में क्या होगा वो बात में देखेंगे, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या है कि उस पर एट प्रेजेंट यू मस्ट फोकस ओवर द आइटम्स व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। अदरवाइज इफ यू जस्ट वांट टू अप्लाई योर एक्स्ट्रा ब्रेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग, द प्रेजेंट थिंग विल बी लेफ्ट बाय यू, तो प्रेजेंट चीज को आप नहीं समझोगे। तो इसीलिए बच्चे याद रखना, इस टेंस में आई अगर सब्जेक्ट हो तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है इस टेंस में, और अगर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, एक नाम रहे रानी, या एक नाम रहे मोनी, एक नाम रहे राहुल, या फिर पजेसिव केस, यानी पजेसिव केस के बारे में समझाया हूं। पजेसिव केस का मतलब क्या हुआ जी, जैसे माई है, योर है, आवर है, ठीक है, ये सब पजेसिव केस मतलब हुआ। यहाँ पर पजेसिव केस का मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा। अगर कोई पजेसिव केस है जैसे माई, और उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए जैसे माई फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं माई फ्रेंड, तो ये सब अगर सब्जेक्ट रहेगा बच्चे तो ये सब के साथ में इज का इस्तेमाल होगा। तो इस पॉइंट को याद रखना कि इस टेंस में आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, रानी और पजेसिव केस और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। और थर्ड पॉइंट देखो कि इस टेंस में अगर सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है, रानी एंड बोनी, यानी 2 नाम रहे, 3 नाम रहे, 4 नाम रहे, 5 नाम रहे, और उसके बाद पजेसिव केस हो, जैसे यहाँ पर दिए हैं पजेसिव केस यानी पजेसिव एडजेक्टिव, तो वही हो, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नाउन था बच्चे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि प्लूरल नाउन होगा। अगर ये सब सब्जेक्ट रहेगा बच्चे तो हमेशा इसके साथ में आर का इस्तेमाल होगा। इतनी बातों को अगर तुम यहाँ से देखो बच्चे, ये 5-6 पॉइंट को अगर जान लेते हो, अगर तुम वाकई में समझ गए हो फिल हकीकत, एक्चुअली इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग, तो देयर विल बी नो एनी सेंटेंस व्हिच कांट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कोई ऐसा सेंटेंस हो ही नहीं सकता है जिसका ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए बच्चे हमेशा याद रखना कि इन पॉइंट को समझना। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्जाम्पल से बात क्लियर होती है। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, वाक्य दिया हुआ कि मैं जा रहा हूँ। अब दिमाग लगाओ तुम लोग, मैं इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है, और जा रहा है ये मेन वर्ब है, यानी इस वाक्य में ना ही ऑब्जेक्ट है, ना ही मॉडिफाइड है, ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ना ही रेस्ट, कुछ भी नहीं। सिंपली क्या है जी, मैं जा रहा हूं। तो हमने क्या बताया, ये सिंपली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। तो इस एतबार से मैं जा रहा हूं, और मैं का अंग्रेजी क्या है फॉर्मूला की, सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट कौन है, आई, तो ये बच्चा खत्म हुआ, और आई के साथ फॉर्मूला क्या लगता है, एम, तो एम को दे दिए। और उसके बाद क्या है जी, देखो यहाँ पर इज आर एम में से किसी एक को दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब इस वाक्य में क्या है, जा रहा हूं, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है जी, गो, तो और गो का V4 क्या होगा, गोइंग, तो क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो देखो बच्चे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, गौर से समझना बात को कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। देखो सब्जेक्ट इज आर एम V4, सब्जेक्ट इज आर एम V4 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हो गया। अब अगला वाला वाक्य देखो बच्चे कि मैं पटना जा रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है
कि वर्ब हो लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। तो क्या बताया है, जिसमें वर्ब हो ऑब्जेक्ट हो, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक तो कॉमन है, सेम यहाँ तक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। जिस तरह से एग्जांपल यहाँ पर देखो कि मैं पटना जा रहा हूँ, तो इस वाक्य में देखो बच्चा मैं क्या है, सब्जेक्ट, और जा रहा, यहाँ पर देखो गौर से कि जा रहा हूँ ये क्या है, वर्ब है, और पटना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं पटना जा रहा हूँ, तो सबसे पहले फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट को दो, सब्जेक्ट क्या है जी, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, तो पता चला कि सबसे पहले सब्जेक्ट अगर दें यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट यहाँ से सब्जेक्ट बाद दी जा रहे हैं, उसके बाद V4, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट कौन है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो ये बच्चा खत्म। उसके बाद फार्मूला दो जा रहे में से किसी एक को लगाओ, तभी बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, एम हो गया। और उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर फार्मूला के वर्ब दो, तो इस वाक्य में देखो वर्ब क्या है, जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो का V4 यानी वर्ब 4 क्या होता है, गोइंग। तो क्या हो गया बच्चा कि आई एम गोइंग, तो पता चला ये बच्चा खत्म हो गया। अब देखो तो वाक्य में बचा क्या, फार्मूला में देखो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है इस वाक्य में, पटना, तो बस पटना दे देंगे कि आई एम गोइंग टू पटना। तो इस तरह से ये वाक्य सही हो गया। ये वाक्य यहाँ पर, ये भी वाक्य एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। बस बात को समझ गए, ये वाला फार्मूला अप्लाई किए, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, कभी कभी वाक्य में क्या होगा कि ठीक है यहाँ तक तो फार्मूला है, इसका बेसिक फार्मूला ये सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 यहाँ तक करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि वाक्य में सब्जेक्ट ERM वर्ब 4 उसके बाद ऑब्जेक्ट ना होकर के मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो जाएगा वाक्य में, यानी ऑब्जेक्ट भी होगा लेकिन उसी वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं 10-15 वीडियो दे चुका हूं, उसको कायदे से बार बार देख लेना बच्चे। Until and unless you develop your habit to revise each and every doubt things through my video, you can never learn higher level thing. That is why I personally request you each and everything, each and every video up to now uploaded by me, you must watch again and again repeatedly and to develop your good command over English language. Otherwise it will be very tough task for you. You can't understand the higher level thing, but I want to make you talented student in the field of English language and literature. Throughout all there are so many video channel of teaching English, but I have seen all the videos, I have watched almost all the videos, but there is no any channel where all types of things in a very organized or systematic way have been described by any teacher. That is why I am giving you guarantee, dear student, if you have good command over these very only items throughout your lifetime or throughout globe, in any corner of the world you can speak English, you can speak, you can read, you can write anything, there will be no tension at all. That is why you must pay special attention toward all the items, because this is very there are so many research grammar on the basis of my experience I am teaching you. That is why, dear student, you must cultivate your habit to understand each and everything whatever are being provided by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट यहाँ तक तो बात रहेगी, लेकिन वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रह करके पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो वहां पर बच्चे ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखो कि वह तुमको परेशान करने के लिए आ रही है, तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि वह तुमको परेशान करने के लिए आ रही है, तो देखो वह सब्जेक्ट है और आ रही है वर्ब है। सबसे पहले तो वह आ रही है, इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो वह आ रही है मतलब सब्जेक्ट ERM V4, तो वह का आ रही है मतलब कोई लड़की है, तो इसका लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या होगा जी, इसका वह का सी, तो पता चला ये बच्चा खत्म। और फार्मूला क्या है, ERM में से किसी एक को दिए, यहाँ पर इज दे दिया, उसके बाद वर्ब दो, वर्ब कौन है, आना, आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का V4 क्या होता है, कमिंग, तो क्या हो गया जी, सी इज कमिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया, सी इज कमिंग, यानी यहाँ तक हम लोगों का तो क्लियर है। अगर इन वाक्यों को बना लिए तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, सब्जेक्ट खत्म है, वर्ब खत्म है। अब इस वाक्य में देखो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसमें मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं इसको समझा चुका हूँ। वाक्य में जब दो वर्ब आ जाए और दो वर्ब, जैसे यहाँ देखो आना, ये भी वर्ब है, परेशान करना, डिस्टर्ब, आना, कम, दोनों वर्ब है, लेकिन जब वाक्य में दो वर्ब रहे और जिस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में रहे, उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। मॉडिफाइड का मतलब वर्ब से पहले टू, यानी इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं, तो यानी उस वर्ब के पहले टू लगेगा। जैसे यहाँ पर है परेशान करना, तो डिस्टर्ब, यानी इसका अंग्रेजी यहाँ पर होगा, यानी मॉडिफाइड का मतलब हुआ कि टू डिस्टर्ब होगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, पहले तो ये जानो कि मॉडिफाइड है कि नहीं है। अगर इन बातों को नहीं समझ में आ रही है कि मॉडिफाइड क्या है, मैं पिछले वीडियो में 10-15 वीडियो में इन बातों को बता चुका हूँ, तो उस पर पहले इसको समझने के लिए आपको पहले पिछले वाले वीडियो को देखना होगा, तब आप कायदे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि तुमको परेशान करने के लिए, आप देखो यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्ट है, ये मॉडिफाइड है, तो फार्मूला क्या है, यहाँ तक तो बना दिए है,
ठीक है। तो उसके बाद फॉर्मूला क्या है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट रहे और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रहे तो पहले मॉडिफाइड को देंगे फिर ऑब्जेक्ट को देंगे। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट को दे देंगे मॉडिफाइड को बाद में दे देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस एतबार से बच्चे अगर हम मानते हैं कि हाँ ये वाला फॉर्मूला, तो सबसे पहले मॉडिफाइड, तो इस वाक्य में मॉडिफाइड कौन है? परेशान करना, और परेशान करना का अंग्रेजी क्या होता है? डिस्टर्ब। और अभी हम बताए कि ये इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है। मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि वर्ब से पहले टू लगेगा, यानी परेशान करना का अंग्रेजी डिस्टर्ब होता है तो उससे पहले टू लग जाएगा, यानी टू डिस्टर्ब। अगर ये टू को हटा देंगे बच्चे तो सेंटेंस विल कंप्लीटली बी रॉन्ग। और in many competitive examination these types of questions are being frequently asked. That is why you must pay special attention toward this, because if you are appearing and you are preparing for many general competitive examination, there these types of question will be asked. Two will be left out. Then you will have to find out which portion of the sentence contains common error. Sentence का किस भाग में common error है। अगर इस बातों को समझ लेते हो तो तुम्हारी यहाँ तो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी अंग्रेजी सीखने का, लेकिन कंपेटिटिव अंग्रेजी को भी तुम आसानी से बना लोगे। सिर्फ क्वेश्चन का नेचर देके सिर्फ देखोगे, बस मार दोगे टिक की इस पोर्शन में गलती है। इसीलिए सारे बच्चे ध्यान से समझोगे। अब यहाँ पर देखो बच्चे, वो मॉडिफाइड तो खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया। अब देखो तो इस वाक्य में कुछ बचा, सब्जेक्ट भी खत्म, वर्ब भी खत्म, मॉडिफाइड खत्म, पूरे तो खत्म हो गया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो क्या है? उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमको, यानी वह परेशान करने के लिए आ रही है, तो किसको? तुमको। और तुमको का अंग्रेजी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो यू हो गया। तो पता चला ये सेंटेंस बिल्कुल खत्म। तो पता चला बच्चे ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अगला वाला स्ट्रक्चर देखो बच्चे। अब देखो ये डिपेंड करता है तुम पर कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितना है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। तुमको यू योरसेल्फ विल हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन। तुमको खुद से अपना दिमाग लगाना होगा। और दिमाग लगाने की यहाँ पर बात नहीं है, बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। ये सब बोलते समय इतनी फॉर्मूला को याद नहीं रखा जाता है। जब सिर्फ आपको पटरी में चढ़ाने के लिए मैं इन बातों को बयां कर रहा हूँ कि देखो अगर ऐसा होगा, मॉडिफाइड भी आ जाए ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो पहले आप ख्याल रखिए कि मॉडिफाइड आएगा तब ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इस बात को ख्याल नहीं रखते हैं आप तो वो कॉमन एरर, गलती कर जाओगे। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, या फिर अंग्रेजी बोल भी दोगे तो वो गलत अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले पटरी पे चढ़ाने के लिए इन बातों को, जब आप बोलना सीख जाओगे तो इन बातों का ख्याल नहीं भी रखोगे, बिल्कुल धारा प्रवाह। जैसे मैं घंटों अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो क्या मैं इन स्ट्रक्चर को सोचता हूँ बोलते समय? कभी नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता वैसे अंग्रेजी। तो इसीलिए बच्चे अभी शुरुआती, यू आर एट द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेज, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड बाय अप्लाइंग दीज ऑल द फॉर्मूला यू विल हैव टू कल्टिवेट योर हैबिट। व्हेन यू विल बी हैबिचुएटेड, you will be completely habituate strong student, then automatically you may forget these all the formula doesn't matter, but you can speak English hours and hours without just a full stop or without just stopping. तो that is why you will have to understand. अब देखो बच्चे, कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं कि सब्जेक्ट है जा रहे हैं V4, यहाँ तक तो सब में कॉमन रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, फिर ऑब्जेक्ट है, रेस्ट भी है। तो ऐसी हालत में बच्चा नहीं बल्कि टीचर कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ये वाक्य देखो बच्चे कि अगले महीने वे लोग लंदन जा रहे हैं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। ये तो तुम लोग नहीं बल्कि टीचर लोग, इसमें बहुत सारे अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर इसमें फंस जाएंगे। जैसे नीचे वाला वाक्य है कि आप लोग मुझे दावत करने के लिए या दावत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं एक खूबसूरत कार से। कितना लंबा वाक्य है, लग रहा है पता नहीं कितना ये बनेगा कि नहीं बनेगा। याद रखना बच्चे कि पूरे दुनिया का इंसान एक साइड, तुम एक अगर समझ गए उस बात को, तुम एक साइड और तुम जो ट्रांसलेशन बना दोगे, हो सकता है कि पूरे दुनिया के आदमी का, यहाँ के इंग्लैंड का भी आदमी आ जाए, उनकी अंग्रेजी या ट्रांसलेशन मे बी रॉन्ग, बट व्हाट इफ you have understood these all the formula, so whatever translation you will make, nobody has power in the world or nobody can make your sentence wrong. दुनिया में कोई इंसान तुम्हारा सेंटेंस को रॉन्ग कर ही नहीं सकता है अगर इस बात को अगर तुम समझ गए हो। देखो कितना बड़ा वाक्य है। अब बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन वे में, डिसिप्लिन वे में कहने का मतलब क्या है जी कि हाँ जितना स्ट्रक्चर है, अगर तुम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो तुमसे कभी अंग्रेजी गलती नहीं होगी कोई भी सेंटेंस। देखो कितना बड़ा वाक्य है, तो आप इसमें बनाते हैं। देखो सबसे पहले देखो बच्चे, मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, गौर से देखना, लंदन और उच्च शिक्षा, कि अगले महीने वे लोग लंदन जा रहे हैं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि अगले महीने, ये तो टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये रेस्ट है, 100% बताए थे, जितना भी टाइम डिनोटिंग वर्ड वो होगा वो रेस्ट होगा, तो ये रेस्ट है। उसके बाद देखो कि वे लोग लंदन जा रहे हैं, तो लंदन कौन जा रहे हैं? वे लोग, तो ये सब्जेक्ट है, तो जा रहे हैं वर्ब हो गया, और कहाँ जा रहे हैं? लंदन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो जी लंदन जब जाएंगे तो हासिल करने के लिए क्या? उच्च शिक्षा, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जब वाक्य भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तब तुम लोग ही कॉमन सेंस अपना अप्लाई करो, जबकि इन बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बता रखा हूँ कि पहले सेंटेंस में ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा या ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा। जल्दी दिमाग लगाओ सारे बच्चे, ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो वो कंप्लीटली बैल ही होगा,
साहब बिल्कुल बेवकूफ़ स्टूडेंट होगा कि मैं इतनी बातों को तस्करा कर चुका हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यार अगले महीने वे लोग उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? लंदन जा रहे हैं। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, ये आएगा क्यों? कि उच्च शिक्षा हासिल कर, पहले वो लंदन जाएगा, लंदन जाके वहाँ पर सेटल हो जाएगा, रहेगा, उसके बाद वहाँ का यूनिवर्सिटी जाएगा इल्म हासिल करने के लिए या शिक्षा हासिल ग्रहण करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चा ये पहले तो वो लंदन पहुंचे, उसके बाद वहां पर कौन चीज हासिल करेगा नहीं करेगा तो बात की बात रही। तो पता ये चला बच्चे कि यहां पर हमने क्या कहा था कि टेंस पढ़ते समय सेंस अप्लाई नहीं करते हो तो वो नॉनसेंस हो जाएगा, यानी टेंस विदाउट सेंस विल बी नॉनसेंस। तो यहाँ पर तुम्हारा सेंस काम करना चाहिए कि पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट इज आर एम भी फोर, पहले तो इसको दो। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि वर्ब कौन है जी, यहाँ पर वर्ब है और सब्जेक्ट कौन है, ये है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फार्मूला के एतबार से, बिल्कुल फार्मूला के एतबार से सब्जेक्ट दोस्त क्या है, वे लोग, और वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है जी, दे। तो पता ये चला कि ये सब्जेक्ट खत्म हो गया और इज आर एम, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं कि दे के साथ क्या लगेगा जी, यहाँ पर लिख दिए हैं दे के साथ इस टेंस में आर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, दे आर, और उसके बाद देखो क्या है फार्मूला, वर्ब है। तो इस वाक्य वर्ब कौन है, तो जा रहे हैं, और जाना का अंग्रेजी क्या था, गो, और गो का भी फोर क्या होगा जी, गोइंग। तो अब देखो तो सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बोले, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन पहले कौन होगा, ये होगा। वर्ब तो यहाँ पर खत्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जी, लंदन। तो क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू लंदन। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया कि दे आर गोइंग टू लंदन, यहाँ तक। अब यहाँ पर गौर से देखो बच्चे, अब बचा क्या, दो चीज बता, एक ऑब्जेक्ट बचा और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बचा। तो हमने क्या कहा कि अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्ट रहता, मॉडिफाइड नहीं रहता तो इसको दे देते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉडिफाइड भी है, ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर मॉडिफाइड और ऑब्जेक्ट रहे, तो अभी ऊपर में बताया कि पहले मॉडिफाइड होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो पता चला इस वाक्य में पहले कौन होगा, ये होगा या ये होगा, नहीं, पहले मॉडिफाइड होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, मॉडिफाइड ये है। तो मॉडिफाइड इसमें इस वाक्य में क्या है जी, हासिल करना, और हासिल करना का अंग्रेजी क्या होता है, रिसीव या अचीव। तो यहाँ पर क्या हो जाए, और मॉडिफाइड है तो उससे पहले क्या लगेगा, अभी बताए पिछले वाला वाक्य में टू, मतलब क्या हो गया कि टू रिसीव या टू अचीव, कुछ भी दे सकते हो, टू गेन, टू अचीव, टू गेट। तो अब पता चला बच्चे कि ये वाला सेंटेंस खत्म हो गया। तो मॉडिफाइड के बाद ऑब्जेक्ट दो, तो ऑब्जेक्ट कौन है जी, यहाँ पर उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा क्या है, हायर एजुकेशन। क्या होता है अंग्रेजी इसका जी, बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हायर एजुकेशन। तो देखो बच्चे तो पता चला ये खत्म हो गया। तो देखो सब्जेक्ट खत्म हुआ, वर्ब खत्म हुआ, ऑब्जेक्ट खत्म, ये ऑब्जेक्ट खत्म, मॉडिफाइड खत्म। अब इस वाक्य में बचा क्या, लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, लेकिन एक चीज बचा। क्या बचा जी, अगले वर्ग, अगले महीने। तो अगले महीने क्या है जी, टाइम डिनोटिंग वर्ड रेस्ट है। और हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट के जस्ट बात, यानी ये हायर एजुकेशन यानी ऑब्जेक्ट हुआ, इसके बाद जस्ट रेस्ट को रखो। तो रेस्ट कौन है, अगले महीने, और अगले महीना का अंग्रेजी क्या होता है जी, नेक्स्ट मंथ। तो अब देखो बच्चे यहाँ पर पूरी दुनिया का इंसान मिलकर के इस सेंटेंस को गलत करना चाहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन का प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी आकर के इस सेंटेंस को गलत करेगा तो वो नहीं गलत कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ ये उसूल है और उसी उसूल को फॉलो करके हमने इस चीज़ को बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए बच्चे शुरुआत में तुमको बहुत ज़्यादा कल्टिवेट करना होगा। बहुत सारे 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 सेंटेंस इस आधार पर तुम बनाओ और बनाते बनाते जब आदत बन जाएगी ये सारी चीज़ को एकदम पीछे छोड़ देना। उसके बाद अंग्रेजी बोलने का शुरू कर देना। दुनिया का किसी भी कोने में तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो देखो बच्चे कितना बड़ा वाक्य था, ये हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर एक वाक्य और दिया हूं मैं, अब तुम लोग अपने से दिमाग लगाओ कि क्या है कि आप लोग मुझे दावत करने के लिए या दावत देने के लिए, याद रखना बच्चे, दावत करने के लिए या दावत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप लोग मुझे दावत करने के लिए या दावत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं एक खूबसूरत कार से। तो अब यहाँ पर देखो गौर से, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है और जाकर के ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो बोलो बच्चे पहले ये ऑब्जेक्ट होगा या ये ऑब्जेक्ट होगा? तो जिंदगी में कभी ये ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। पहले वो यहाँ आएगा, आ करके आप मुझे दावत देता है, कि मेरी मम्मी को दावत देता है, कि मेरा बाप को दावत देता है। तो कॉमन सेंस कहता है कि पहले आप ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर उस ऑब्जेक्ट को मिस्टेकनली यानी गलती से भी दे दिए तो सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चे तो हमको पता चला क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद इजारे देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब हमको पता है, वर्ब कौन है इसमें जी? यहाँ पर देखो गौर से कि आप लोग मुझे दावत करने के लिए या दावत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि नहीं नहीं ये ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को रखो, यानी सब्जेक्ट इजारे वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ तक रखो। तो आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है जी? आप लोग, यू
और उसके बाद इज आर एम का प्रयोग, तो यू के साथ क्या लगता है आर, और उसके बाद क्या है जी वर्ब कौन है, या वर्ब दो, वर्ब कौन है आ रहे हैं, तो ये बच्चा खत्म। और आना का अंग्रेजी कम होता है, और कम का भी फोर क्या होता है जी कमिंग, तो पता ये चला कि ये खत्म हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कौन वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो ये वाला होगा, तो यू आर कमिंग हियर, यू आर कमिंग हियर, तो पता ये चला बच्चे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये सारा चीज खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि अब ये तो रेस्ट है, रेस्ट को बाद में सोचेंगे, क्योंकि रेस्ट को बाद में। अब यहाँ पर देखो कितना आसान तरीका है बच्चे, किसी भी अभी तक जितनी किताबें पूरे हिंदुस्तान में लिखी गई है बच्चे, अभी तक ट्रांसलेशन की जितनी किताबें लिखी गई है, लगभग मैं 100 किताब का स्टडी कर चुका हूँ। किसी भी राइटर की किताब को आप हिंदुस्तानी राइटर का खरीदोगे, कहीं पर भी इन चीजों को नहीं दिया है बच्चे, कहीं विथ फुल चैलेंज आई एम टेलिंग यू, इफ यू फाइंड एनी बुक वेयर देयर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रोवाइडेड, जस्ट सेंड मी मैसेज और सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट वेरी बुक, देन आई विल से यस यू आर राइट। But up to now, whatever I have experienced throughout my life in the process of learning English, there is no any book written in India up to now where this types of things have been described, जहां इन बातों का तज़किरा किया गया है। मैं इसीलिए जोर देकर के सारे बच्चे से कहता हूं, एक एक वीडियो को सारे बच्चे को बार बार देखना, उस वक्त तक देखते रहना है जब तक आप बात को समझ नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा किसी भी किताब में आज तक लिखी ही नहीं गई है। और जब मेरी किताब आएगी मार्केट में ट्रांसलेशन की, फिर हो सकता है कि उसमें हो जाएगा, हो सकता है कि 100% होगा ये सारी चीजें, तो तब फिर उस वक्त आपको मिलेगा। दैट इज वाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट, until my book doesn't come, जब तक मेरी किताब नहीं आती है, at that very time you must keep on watching the video again and again repeatedly, so that in order to develop your good command over English language and literature, you must keep all the items in your brain forever, so that you mustn't face any type of difficulty throughout your life। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, अभी हमने बताया कि अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये वाक्य देखो जी मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। और क्यों मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है ये हमने बताया कि वाक्य में जब दो वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ क्या है आ रहे हैं यानी आना, और दावत देना, दो वर्ब है इनवाइट दावत देना और आना। जब वाक्य में दो वर्ब है और जिस वर्ब के आखिर में के लिए, के वास्ते, के हेतु, तो यहाँ पर देख रहे हैं करने के लिए, यहाँ के लिए, इसीलिए ये क्या है बच्चे मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने अभी बताया कि अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो, तो पहले मॉडिफाइड को देंगे। मॉडिफाइड मतलब वाक्य दावत देना का अंग्रेजी क्या होगा जी इनवाइट, यानी उससे पहले टू लग जाएगा। तो पता ये चला बच्चे कि यू आर कमिंग हियर टू इनवाइट, टू इनवाइट क्या जी टू इनवाइट, तो ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट कौन है जी मुझे, और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है मी, तो पता चला ये बच्चा खत्म, सब कुछ सेंटेंस का खत्म हो गया। यहाँ तक हम लोग आ गए। तो अब देखो बच्चे इसमें एक चीज बचा क्या, एक खूबसूरत कार से, एक खूबसूरत कार से, तो ये रेस्ट है, तो और रेस्ट को रेस्ट में रख देंगे, और एक खूबसूरत कार से का अंग्रेजी क्या होगा बाई। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ बच्चे, याद रखना, बाई ब्यूटीफुल कार, बाई ब्यूटीफुल कार, ध्यान देना सारे बच्चे, ये कॉमन एरर, जो बच्चे एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये वाक्य बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना बच्चे, अक्सर मैं टीचर को अंग्रेजी पढ़ाने वाले फेमस टीचर सबको देखा हूँ, क्योंकि वीडियो में वो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हम देखे हैं क्या कि इस बात को क्यों वो लोग हमेशा हिंदी राइटर, हिंदी मीडियम में जो ग्रामर की किताबें लिखी गई है उसी को वो लोग पढ़ते हैं। मैं सारे बच्चे को रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी हिंदी मीडियम की ग्रामर को पढ़ो ही नहीं, हमेशा फॉरेन राइटर की ग्रामर को पढ़ो। मैं हमेशा बताता हूँ माइकल स्वान को पढ़ो, थॉमसन मार्टिनेट को पढ़ो, रेन मार्टिनेट को पढ़ो, यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर है, जितना भी फॉरेन राइटर है, फॉरेन राइटर की ग्रामर तुम पढ़ोगे तो हमें तुम्हारा दिलो दिमाग से सारा जितना सस्पिशन है वो सारा दूर हो जाएगा। अगर हिंदी मीडियम का ग्रामर अगर तुम गलती से भी पढ़ते हो, कोई केपी ठाकुर पढ़ता है, कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ता है, मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि नेवर स्टडी दोज ग्रामर, ऑलवेज स्टडी द ग्रामर रिटन बाय फॉरेन राइटर्स, बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ दैट वेरी मैन, दैट इज व्हाई व्हाट एवर एक्सपीरियंसेस दे हैव, that means we cannot develop such command over English language. That is why each and every student or each and every good teacher of English language must study the grammar written by foreign writers. ठीक है ना बच्चे, जैसे माइकल स्वान की ग्रामर, बहुत नेस्फील्ड की ग्रामर पढ़ सकते हो आप, तो हमेशा हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आप फॉरेन राइटर की ग्रामर को पढ़ो। तो याद रखना बच्चे कि वो लोग नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए कंपटीशन का तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अक्सर टीचर, ये सेंटेंस हो गया कि यू आर कमिंग हियर टू इनवाइट मी बाई ब्यूटीफुल कार, और यही सेंटेंस राइट है। लेकिन अक्सर लोगों को हमने क्या देखा है कि यहाँ पर वो आर्टिकल ए का प्रयोग कर देगा, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग कर देगा, वो बोलेगा कि ब्यूटीफुल यानी बाई ए ब्यूटीफुल कार, क्योंकि कार वो कारण बताता है बच्चों को, क्योंकि ये क्या है जी सिंगुलर कंटेबल नाउन है कार। जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव कार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आई हैव अ कार,
तो इसी एतबार से वो सिंगुलर कंटेबल नाउन को मान करके वो यहाँ पर ए लगा देता है बच्चे, और यही कॉमन एरर है जब आप सीजीएल एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जब उसमें भरोगे या फिर बैंक पीओ में, तो इस तरह का कॉमन एरर को पूछता है तो ये कभी जिंदगी में यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा। और अक्सर टीचर मतलब ये इस बात को नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहली मरतबा अभी तक का जितना भी यूट्यूब चैनल में अंग्रेजी पढ़ा रहा है इस बातों को नहीं बताया गया है। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, हमेशा याद रखना बच्चे कि एक कार क्या है, ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मीडियम ऑफ रेल क्या है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो याद रखना कि इफ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फॉलोड बाई व्हाट आर्टिकल या प्रीसीडेड बाय आर्टिकल यानी केम विथ आर्टिकल, अगर कोई भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कार है, बस है, साइकिल है, अगर वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में प्रीपोजिशन बाई आ जाता है, ये बात याद रखना हमेशा। जैसे यहाँ पर बाई का इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कार आया है, तो क्या नियम है आर्टिकल का। अगर आप फॉरेन राइटर की अगर माइकल स्वान को पढ़ोगे तो माइकल स्वान कहते हैं कि इफ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फॉलोड बाई आर्टिकल बाई, अगर बाई आ जाता है तो उसके बाद चाहे वो सिंगुलर कंटेबल नाउन भी क्यों नहीं आता है, तो नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं होगा। इवन इन द केस ऑफ सिंगुलर कंटेबल नाउन यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन भी आ जाएगा फिर भी, जबकि आई हैव ए कार, ये आई हैव ए ब्यूटीफुल कार, वहां पर ए लगेगा क्योंकि वहां पर बाई प्रीपोजिशन नहीं आया है। कहने का गर्ज ये हो बच्चे, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये कि अगर कोई बाई आ गया, बाई और बाई के बाद अगर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई आ गया तो सिंगुलर रहने के बावजूद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये फॉर्मूला माइकल स्वान ने बताया है कि इफ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फॉलोड बाई द प्रीपोजिशन बाई, तो आफ्टर दैट देयर विल बी नो एनी आर्टिकल इवन इन द केस ऑफ सिंगुलर कंटेबल नाउन। सिंगुलर कंटेबल नाउन रहने के बावजूद भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए सेंटेंस राइट होगा, यू आर कमिंग हियर टू इनवाइट मी बाय ब्यूटीफुल कार, बाई ए ब्यूटीफुल कार बच्चे कभी नहीं बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातों को तुम लोग कायदे और करीने से समझ गए होगे। इस वीडियो को बच्चे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जब तक तुम समझ नहीं जाओगे, सबसे पहले क्या करना सारे बच्चे, मैं जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूं बच्चे वैसे वैसे मेरी बात को फॉलो करना। अगर तुम अंग्रेजी नहीं सीख गए तो फिर बोलना, सारी चीज़ों को पहले तुम राइट डाउन कर लेना, ठीक है। राइट डाउन करने के बाद पहले अपने से दिमाग लगाकर एक बार देखना कि क्या कहा है। अगर बात हो सकती है कि नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो को रीचला करके समझना, और सारी बात 1-2 बार देखोगे कंप्लीटली बात समझ में आ जाएगी बच्चे। अब तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं और कुछ काम कराता कि यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा कि किसके, अगर इसके साथ में ये लग रहा है, आई लग रहा है, इसके साथ में क्या लग रहा है, इसके साथ में क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ को मैं मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीज़ों को, इसीलिए बच्चे यहाँ तक अभी नेक्स्ट वाला वीडियो में जो होगा ये नीचे वाला जितना सेंटेंसेस यहाँ से है बच्चे, ये सारे को तुम लोग सारे चीज़ को लिखना, लेकिन मैं अगले वाले वीडियो में मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा। यानी ये 22वां वीडियो है, तो एक बात तो पहले मैं भूल जाऊंगा अभी बच्चे, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश द नेम ऑफ द चैनल, इन कराबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन। और इसी में जो आज का वीडियो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है यानी इम्परफेक्ट जो है बच्चे, ये आज का 22वां वीडियो, और अभी जो जस्ट अभी 23वां वीडियो जो आएगा बच्चे, तो मैं यहाँ से ऊपर वाली चीज़ को छोड़ दूंगा, क्योंकि इस बात को अभी नहीं बताया हूँ, खाली सिर्फ बता दिया कि आई के साथ एम लगेगा और ही सी ये सब सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगेगा, ये सब सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगेगा। मैं एक एक करके कि किसके साथ में क्या लगेगा मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, ताकि तुम्हारा बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट तुम्हारा दिमाग में घुस जाए। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे बार बार इसको देखना, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप ऑन वाचिंग द वीडियो एंड यू मस्ट कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट सिटिंग और लिविंग इन रूरल एरियाज, they just can also get benefited to a great extent. That is why you, each and every student, I personally request to share the video to a great number of students so that they can get benefited. Each and every student, from the core of my heart, thank you very much. One share I would like to just share with all of you. दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन व रात बदल सकता है, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।